दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ पिछले साल हुई थी। यह कहानी इतनी भयानक है कि आज भी जब मैं इसे याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें इस दुनिया में ऐसी होती है जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसा जो विज्ञान के पार हो, कुछ ऐसा जो अंधेरे में छुपा हो और सिर्फ रात के सन्नाटे में ही बाहर आता हो। मेरे साथ जो हुआ वो ठीक वैसा ही था। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब एक ऐसे इंसान के साथ हुआ जिसे मैं अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था। उसका नाम था विक्रम। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सुन रहे हो आधी रात कहानियां यूट्यूब चैनल। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज़ हमें हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करिए, इसलिए स्टोरी को कंप्लीट देखा करिए। अच्छी लगे और स्टोरी पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। विक्रम मेरा बचपन का दोस्त था। हम दोनों साथ बड़े हुए थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही स्कूल जाते थे। उसके बिना मेरा कोई भी दिन अधूरा लगता था। हम दोनों की उम्र उस समय 22 साल थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और हम दोनों अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। मैं अपने शहर में ही एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। विक्रम का एक अलग ही जुनून था। उसे पुरानी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी। इतिहास, पुराने किले, बंद पड़ी हवेलियाँ। वो अक्सर कहता था कि इन जगहों में कुछ रहस्य छुपे होते हैं जिन्हें खोजना ज़रूरी है। बात पिछले साल जून महीने की है। गर्मियों के दिन थे। एक शाम विक्रम मेरे घर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा उत्साह था। उसने मुझे बताया कि उसे शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला है। वो हवेली कोई 200 साल पुरानी थी और पिछले 50 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता था। मैंने उससे पूछा कि वो वहाँ क्यों जाना चाहता है, तो उसने कहा कि वहाँ की तस्वीरें लेनी है। वो फोटोग्राफी का शौकीन था और पुरानी जगहों की तस्वीरें उसे बहुत पसंद थी। मैंने उसे मना करने की कोशिश की। मैंने कहा कि ऐसी जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन विक्रम को कौन समझा सकता था। वो तो अगले ही हफ्ते जाने की तैयारी में लग गया। उसने मुझसे भी साथ चलने को कहा, लेकिन मैं उस समय अपने काम में बहुत व्यस्त था। मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था जिसे पूरा करना ज़रूरी था, तो मैंने उसे अकेले जाने से मना किया और कहा कि अगले महीने साथ चलेंगे। लेकिन विक्रम नहीं माना। उसने कहा कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा है। शनिवार सुबह जाएगा और रविवार शाम तक वापस आ जाएगा। मैंने आखिरकार हार मान ली और उसे जाने दिया। शनिवार की सुबह विक्रम अपनी बाइक पर निकल गया। उसने अपना कैमरा, कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान साथ लिया था। मैंने उसे जाते हुए देखा था। वो बहुत खुश था। उसे क्या पता था कि यह खुशी कितनी कम समय के लिए है। शनिवार की शाम मैंने उसे फ़ोन किया। फ़ोन बज तो रहा था, लेकिन विक्रम ने उठाया नहीं। मैंने सोचा शायद वो व्यस्त होगा या फिर सिग्नल नहीं आ रहा होगा। उस इलाके में नेटवर्क की समस्या आम थी। रविवार को पूरा दिन निकल गया, लेकिन विक्रम का कोई फ़ोन नहीं आया। शाम होते होते मुझे चिंता होने लगी। मैंने उसके घर फ़ोन किया। उसके पिताजी ने बताया कि विक्रम अभी तक घर नहीं लौटा है। उनकी आवाज़ में भी चिंता साफ झलक रही थी। सोमवार की सुबह हुई। मैं काम पर गया, लेकिन मेरा मन विक्रम की चिंता में लगा रहा। दोपहर में मैंने फिर से उसे फ़ोन किया। इस बार फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा। अब मुझे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। शाम को मैं सीधे विक्रम के घर गया। उसके पिताजी और माँ दोनों बहुत परेशान थे। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी थी। पुलिस ने उस हवेली वाले इलाके में तलाश शुरू कर दी थी। 3 दिन बीत गए, विक्रम का कोई पता नहीं चला।
उसकी बाइक उस हवेली के पास एक पेड़ के नीचे मिली थी, लेकिन विक्रम का कोई निशान नहीं था। उसका कैमरा, बैग, सब कुछ बाइक के साथ ही था, बस विक्रम गायब था। पुलिस ने हवेली और उसके आसपास के इलाके में खूब तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। यह ऐसा था जैसे विक्रम हवा में घुल गया हो। एक हफ्ता बीत गया, फिर एक महीना। विक्रम के माँ बाप टूट चुके थे। मैं भी खुद को कोसता रहता था कि काश मैं उसे जाने से रोक पाता, काश मैं उसके साथ गया होता। पुलिस ने तलाश बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि शायद विक्रम जंगल में भटक गया हो और किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। विक्रम इतना समझदार था कि वो ऐसी गलती नहीं कर सकता था। 3 महीने बीत गए। अगस्त का महीना था। बारिश के दिन चल रहे थे। मैं अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश करता था ताकि विक्रम की याद ना आए, लेकिन हर रात सोते समय उसका चेहरा याद आ जाता था। एक रात की बात है, बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। रात के करीब 11 बजे थे। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक मेरा फ़ोन बजा। मैंने स्क्रीन पर देखा, नंबर अनजान था। मैंने फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, बस सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। भारी भारी सांसें, जैसे कोई बहुत थका हुआ हो। मैंने फिर से कहा, हेलो, कौन है? और फिर एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत कमज़ोर। आदित्य। मेरा दिल धड़क उठा। यह आवाज़ मैं पहचानता था। यह विक्रम की आवाज़ थी। विक्रम, तू कहाँ है? तू ठीक है? मैं चिल्ला उठा, लेकिन दूसरी तरफ से फिर से सन्नाटा, सिर्फ सांसों की आवाज़, और फिर फ़ोन कट गया। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या यह सच में विक्रम था या फिर कोई मजाक कर रहा था? मैंने उस नंबर पर वापस कॉल किया। फ़ोन बज तो रहा था, लेकिन कोई उठा नहीं। मैंने तुरंत विक्रम के पिताजी को फ़ोन किया और उन्हें बताया। वो भी बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि वो पुलिस को बताएंगे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार उस नंबर पर कॉल करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह मैं विक्रम के घर गया। वहाँ पुलिस के कुछ लोग आए हुए थे। उन्होंने उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर किसी के नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं था। 3 दिन और बीत गए। फिर एक रात फिर से वही नंबर से कॉल आया। इस बार मैं तैयार था। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया। विक्रम, तू कहाँ है? बता मुझे। दूसरी तरफ से फिर से वही भारी सांसों की आवाज़, और फिर विक्रम की आवाज़ आई, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ पहले से थोड़ी साफ थी। आदित्य, मुझे बचा ले। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज़ में इतनी घबराहट थी, इतना डर था। मैं कहाँ हूँ विक्रम? तू कहाँ है? बता मुझे, मैंने पूछा। वो हवेली, मैं यहीं हूँ। और फिर फ़ोन कट गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूँ। क्या विक्रम सच में उस हवेली में था? लेकिन पुलिस ने तो वहाँ तलाश ली थी, फिर वो अब तक वहाँ कैसे हो सकता है? मैंने तुरंत विक्रम के पिताजी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि वो पुलिस के साथ कल सुबह उस हवेली में फिर से जाएंगे। मैंने भी कहा कि मैं साथ चलूँगा। अगली सुबह हम सब उस हवेली की तरफ निकल पड़े। पुलिस की एक गाड़ी में 2 सिपाही थे। एक गाड़ी में विक्रम के पिताजी और मैं था। वो रास्ता बहुत लंबा था। शहर से निकलते ही सड़कें खराब हो गई थी। चारों तरफ जंगल था, घने पेड़, और बीच बीच में छोटे छोटे गांव। दोपहर के करीब 2 बजे हम उस जगह पर पहुंचे जहां विक्रम की बाइक मिली थी। वहां से थोड़ा आगे जंगल के बीच में वो हवेली थी। हवेली को देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हुआ। वो एक बहुत बड़ी इमारत थी, 3 मंजिला, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ख़राब थी। दीवारों से पलस्तर उखड़ चुका था, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, दरवाजे जर्जर हो चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज़ और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही।
कोई पक्षी की आवाज़ भी नहीं थी। यह बात मुझे बहुत अजीब लगी। इतने घने जंगल में पक्षियों की आवाज़ न आना बहुत अस्वाभाविक था। हम सब हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा खुला हुआ था। एक सिपाही ने अपनी टॉर्च जलाई और हम सब अंदर घुसे। अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। हर तरफ मकड़ी के चाले लगे हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर काई लगी हुई थी। एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। हम सब धीरे धीरे अंदर बढ़े। एक बड़ा हॉल था। उसके चारों तरफ कई कमरे थे। हमने एक एक कमरा देखना शुरू किया। सभी कमरे खाली थे। सिर्फ टूटा हुआ फर्नीचर यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। हमने पहली मंजिल देखी, फिर दूसरी मंजिल, लेकिन विक्रम का कोई निशान नहीं था। एक सिपाही ने कहा कि यहाँ कोई नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विक्रम के पिताजी नहीं माने। उन्होंने कहा कि तीसरी मंजिल भी देखनी होगी। हम सब तीसरी मंजिल की तरफ बढ़े। सीढ़ियाँ बहुत पुरानी थीं। हर कदम पर चरमराहट की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीढ़ियाँ किसी भी समय टूट जाएंगी। तीसरी मंजिल पर पहुँचे तो वहाँ सिर्फ 3 कमरे थे। 2 कमरे खुले हुए थे और खाली थे। तीसरे कमरे का दरवाज़ा बंद था। एक सिपाही ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर उसने ज़ोर से धक्का लगाया। दरवाज़ा खुल गया और जो हमने अंदर देखा उससे हम सब स्तब्ध रह गए। कमरे के एक कोने में कोई बैठा हुआ था। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी काया देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। सिपाही ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ की और हम सब ने देखा वो विक्रम था। लेकिन जो विक्रम हमारे सामने था वो पहले वाला विक्रम नहीं था। उसके बाल बेतरतीब हो चुके थे। चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखें अंदर धंस गई थीं। होंठ फटे हुए थे। कपड़े फटे हुए और गंदे थे। पूरे शरीर पर खरोंचें थी। वो इतना कमज़ोर हो गया था कि उठ भी नहीं पा रहा था। विक्रम के पिताजी दौड़कर उसके पास गए। मैं भी उनके पीछे गया। विक्रम बेटा, यह क्या हालत बना ली तूने? उसके पिताजी रोने लगे, लेकिन विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस हमें घूर रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, एकदम खाली। हमने तुरंत विक्रम को उठाया और बाहर लेकर आए, गाड़ी में बिठाया और सीधे अस्पताल की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर विक्रम ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस खिड़की से बाहर देखता रहा। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ देख ही नहीं रहा हो। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने विक्रम को चेक किया। उन्होंने कहा कि विक्रम बहुत कमज़ोर हो गया है। भूख और प्यास से उसकी हालत बिगड़ गई है, लेकिन कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा। विक्रम को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उसे ड्रिप लगाई गई। उसके माँ बाप उसके पास बैठे रहे। मैं भी वहीं था। मैं विक्रम को देख रहा था। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। रात हो गई। विक्रम के माँ बाप घर चले गए। मैंने कहा कि मैं रात भर विक्रम के पास रुकूंगा। रात के करीब 2 बजे होंगे। अस्पताल में सब शांत था। मैं एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। नींद आने लगी थी। तभी अचानक विक्रम की बिस्तर से आवाज़ आई। मैंने देखा तो विक्रम उठकर बैठ गया था। उसकी आंखें खुली हुई थी। विक्रम, तू ठीक है? मैंने पूछा। विक्रम ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कुछ भाव था, लेकिन वो भाव डर का था। आदित्य, उसने धीमी आवाज़ में कहा। हाँ बोल। मैं क्या करूं? पानी पिएगा? मैंने पूछा। नहीं, मुझे कुछ बताना है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बोल, क्या बात है? मैं उसके पास गया। वो हवेली, वहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। उसने कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो रात जब मैं वहाँ पहुँचा था,
मैं हवेली की तस्वीरें ले रहा था। शाम हो गई थी। मैंने सोचा कि रात वहीं रुक जाता हूँ और सुबह वापस निकल जाता हूँ। मैं एक कमरे में अपना सामान रखकर बाहर निकला। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। विक्रम ने थोड़ी देर रुककर गहरी सांस ली। वो एक लड़की की आवाज़ थी। वो मुझे बुला रही थी। मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। वो आवाज़ हवेली की तीसरी मंजिल से आ रही थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। वहाँ एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर गया और फिर मैंने उसे देखा। एक लड़की, बहुत खूबसूरत। वो खिड़की के पास खड़ी थी। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बाल खुले हुए थे। वो मुस्कुरा रही थी। विक्रम की आवाज़ अब और कांपने लगी थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो उसने कहा कि वो यहीं रहती है। मैंने कहा कि यह हवेली तो वीरान है, यहाँ कोई नहीं रहता। तो वो हंस पड़ी। उसकी हंसी बहुत अजीब थी, जैसे कोई बच्ची हंस रही हो। फिर उसने मुझसे कहा कि क्या मैं उसके साथ खेलूँगा। मैंने कहा कि मुझे जाना है, लेकिन वो नहीं मानी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं छूट पा रहा था। और फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। और फिर विक्रम ने रुककर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब खून उतर आया था और फिर उसने अपना चेहरा बदल दिया। वो खूबसूरत चेहरा अचानक एक भयानक चेहरे में बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गई, मुंह से लार टपक रही थी, दांत नुकीले हो गए और उसने मुझ पर हमला कर दिया। विक्रम अब जोर जोर से सांस ले रहा था। पसीना उसके माथे पर आ गया था। मैं गिर गया। वो मेरे ऊपर चढ़ गई। उसने मेरा गला पकड़ लिया। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत थी। फिर अचानक वो हट गई। मैं उठकर भागने लगा, लेकिन वो मेरे पीछे आ रही। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, भागता हुआ दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। मैं फंस चुका था। और फिर तुम 3 महीने तक वहाँ कैसे रहे? मैंने पूछा। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो हर रात आती थी, मुझे मारती थी, खरोंचती थी और मुझे जीने नहीं देती थी, लेकिन मरने भी नहीं देती थी। दिन में वो गायब हो जाती थी। मैं भागने की कोशिश करता था, लेकिन दरवाज़ा कभी नहीं खुलता था। खिड़कियों से कूदने की कोशिश की, लेकिन कोई अनदेखी दीवार थी जो मुझे बाहर नहीं जाने दे रही थी। मैं 3 महीने तक उस नरक में रहा। पानी बारिश का पीता था, खाने को कुछ नहीं था। मैं धीरे धीरे मरता जा रहा था, लेकिन वो मुझे मरने नहीं दे रही थी। वो मुझसे कहती थी कि मैं उसका हूँ और मुझे हमेशा उसके साथ रहना होगा। विक्रम अब रो रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तू सुरक्षित है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैंने कहा। लेकिन विक्रम ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। नहीं आदित्य, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, उसने कहा। क्यों, क्या मतलब? मैंने पूछा। क्योंकि वो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। वो कहती थी कि मैं उसका हूँ और वो मुझे वापस ले जाएगी। विक्रम की आवाज़ में दहशत थी। यह सब बकवास है। लेकिन विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वो फिर से लेट गया और आंखें बंद कर ली। मैं वहीं बैठा रहा। विक्रम की बातें सुनकर मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यह सब उसके दिमाग का वहम है। 3 महीने तक भूखे प्यासे रहने से उसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा। अगली सुबह विक्रम थोड़ा बेहतर लग रहा था। उसने कुछ खाया भी। डॉक्टर ने कहा कि अब वो ठीक हो रहा है, कुछ दिनों में उसे घर भेज दिया जाएगा। 3 दिन और बीत गए। विक्रम अब बेहतर था। वो बात भी करने लगा था, हंसने लगा था। मुझे लगा कि शायद वो अब सामान्य हो रहा है। चौथे दिन विक्रम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसके माँ बाप उसे घर ले गए।
मैं भी उनके साथ गया। घर पहुंचकर विक्रम अपने कमरे में चला गया। उसने कहा कि वो थक गया है और सोना चाहता है। हम सब ने उसे आराम करने दिया। शाम को मैं विक्रम से मिलने उसके कमरे में गया। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें खुली थी, लेकिन वो छत को देख रहा था। क्या सोच रहा है? उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ नहीं। उसने धीरे से कहा, तू ठीक तो है ना? मैंने पूछा। हाँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। उसने कहा, ठीक है, तू आराम कर, मैं कल फिर मिलूँगा। मैंने कहा और वहाँ से चला गया। रात हो गई। मैं अपने घर में था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। विक्रम की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। वो लड़की, वो भूत, क्या सच में कुछ था वहाँ? रात के करीब 1 बजे मेरा फ़ोन बजा। नंबर विक्रम के घर का था। मैंने तुरंत उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से विक्रम की माँ की घबराई हुई आवाज़ आई। आदित्य, तुम जल्दी आओ, विक्रम के साथ कुछ गड़बड़ है। मैं तुरंत उठा और कपड़े पहनकर भागता हुआ विक्रम के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं सीधे अंदर गया। विक्रम के माँ बाप दोनों डरे हुए थे। उसकी माँ रो रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। विक्रम, वो अपने कमरे में है, जाओ देखो, उसके पिताजी ने कहा। मैं विक्रम के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा बंद था। मैंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन की और जो मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। विक्रम, मैंने आवाज़ दी। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मैं जो देखा उससे मेरा दिल बैठ गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, पूरी तरह से लाल, जैसे खून भर गया हो। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी, बिल्कुल इंसान जैसी नहीं लग रही। आदित्य, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। वो एक लड़की की आवाज़ थी। मैं पीछे हट गया। मेरी सांसें तेज हो गई। विक्रम, यह क्या है? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। विक्रम नहीं, उसने कहा और हंसने लगा। वो विक्रम नहीं है, वो मेरा है, हमेशा के लिए मेरा है। और फिर विक्रम उठकर खड़ा हो गया। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे कोई कठपुतली चल रही हो। मैं दरवाजे की तरफ भागा। उसके माँ बाप बाहर खड़े थे। मैंने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। पुलिस को फ़ोन करो, मैंने चिल्लाकर कहा। विक्रम के पिताजी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस आ गई। साथ में एक डॉक्टर भी था। हमने उन्हें सब बताया। डॉक्टर ने कहा कि शायद विक्रम को मानसिक आघात लगा है। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला। विक्रम अब बिस्तर पर लेटा हुआ था, बिल्कुल शांत, आंखें बंद थी। डॉक्टर ने उसे चेक किया। उन्होंने कहा कि विक्रम को नींद की गोली देनी होगी और फिर से अस्पताल में भर्ती करना होगा। विक्रम को फिर से अस्पताल ले जाया गया। इस बार उसे मानसिक रोगों के वार्ड में रखा गया। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। विक्रम कभी सामान्य रहता था तो कभी अचानक से बदल जाता था। उसकी आवाज़ बदल जाती थी। वो अजीब अजीब बातें करता था। कभी कहता कि उसे वापस हवेली जाना है, कभी कहता कि वो आ रही है, वो उसे ले जाने आ रही है। डॉक्टरों ने कई तरह के टेस्ट किए, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। शरीर में कोई समस्या नहीं थी। दिमाग के स्कैन भी सामान्य थे, लेकिन फिर भी विक्रम का व्यवहार असामान्य था। 1 हफ्ता बीत गया। विक्रम की हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसके माँ बाप टूट चुके थे। मैं भी परेशान था। मेरा दोस्त मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन मुझे एक विचार आया। मैंने सोचा कि शायद उस हवेली के बारे में कुछ और जानकारी मिल सके। शायद कोई इतिहास हो, कोई पुरानी कहानी हो
मैं शहर की पुरानी लाइब्रेरी गया। वहाँ मैंने उस इलाके के बारे में पुरानी किताबें और अखबार ढूंढे। कई घंटे की मेहनत के बाद मुझे एक पुराना अखबार मिला। वो अखबार करीब 80 साल पुराना था। उसमें एक खबर थी, वो उसी हवेली के बारे में थी। खबर के अनुसार उस हवेली में एक जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी, नाम था मीरा। बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक ऐसे आदमी से तय कर दी गई जो बहुत क्रूर था। मीरा ने विरोध किया। उसने कहा कि वो उससे शादी नहीं करेगी, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी। शादी की तारीख तय हो गई। शादी से एक रात पहले मीरा अपने कमरे में थी। वो बहुत दुखी थी। उसने सोचा कि ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है, और उस रात मीरा ने खुद को मार लिया। उसने अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। अगली सुबह जब उसका शव मिला तो पूरी हवेली में कोहराम मच गया। उसके पिता टूट गए। कुछ महीनों बाद उन्होंने वो हवेली छोड़ दी और कहीं और चले गए। लेकिन कहा जाता है कि मीरा की आत्मा उस हवेली में रह गई। वो अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। उसे पुरुषों से नफरत हो गई थी, और जो भी पुरुष उस हवेली में जाता था वो उसे अपने साथ रखना चाहती थी, हमेशा के लिए। अखबार में यह भी लिखा था कि उसके बाद कई लोग उस हवेली में गए और गायब हो गए। कुछ तो वापस लौटे ही नहीं, और जो लौटे उनकी हालत विक्रम जैसी ही थी, पागल, डरे हुए, टूटे हुए। आखिरकार पुलिस ने उस हवेली को खतरनाक घोषित कर दिया और वहां जाने पर पाबंदी लगा दी। मैंने वो अखबार की फ़ोटो अपने फ़ोन में ली और सीधे अस्पताल पहुंचा। मैं विक्रम के डॉक्टर से मिला और उन्हें सब बताया। डॉक्टर ने कहा कि यह सब अंधविश्वास है। विज्ञान में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन मैंने उनसे कहा कि विक्रम की हालत देखिए, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। शायद हमें किसी और तरीके से मदद लेनी होगी। डॉक्टर ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वो विक्रम का इलाज करते रहेंगे, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। मैंने अपने एक दोस्त से बात की जो इन चीज़ों में यकीन रखता था। उसने मुझे एक बुजुर्ग साधु के बारे में बताया जो ऐसे मामलों में मदद करते थे। मैं उस साधु से मिलने गया। उनका आश्रम शहर से थोड़ा दूर था। मैंने उन्हें सारी बात बताई। साधु जी ने ध्यान से मेरी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है। जो आत्मा विक्रम के साथ है वो बहुत शक्तिशाली है, और वो विक्रम को छोड़ना नहीं चाहती। मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई उपाय है। साधु जी ने कहा कि एक ही रास्ता है। विक्रम को वापस उस हवेली में ले जाना होगा और वहाँ उस आत्मा से सीधे बात करनी होगी। उसे समझाना होगा कि वो गलत कर रही है। उसे मुक्ति दिलानी होगी। मैंने कहा कि यह बहुत खतरनाक है, अगर कुछ गलत हो गया तो। साधु जी ने कहा कि और कोई रास्ता नहीं है। अगर विक्रम को बचाना है तो यह करना होगा। मैंने हिम्मत करके हाँ कह दिया। साधु जी ने कहा कि वो भी साथ चलेंगे। मैंने विक्रम के माँ बाप को सब बताया। पहले तो वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि यह सब बकवास है, लेकिन जब मैंने उन्हें विक्रम की हालत याद दिलाई तो वो मान गए। हमने डॉक्टर से कहा कि हम विक्रम को एक दिन के लिए घर ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर ने मना किया, लेकिन विक्रम के पिताजी ने जिद की। आखिरकार डॉक्टर मान गए। अगली सुबह हम सब तैयार हो गए। मैं, विक्रम, उसके माँ बाप, साधु जी और 2 और लोग जो साधु जी के साथ थे। हम सब गाड़ियों में बैठकर उस हवेली की तरफ निकल पड़े। रास्ते पर विक्रम शांत था, उसकी आंखें बंद थी। साधु जी ने उसे कुछ मंत्र पढ़कर एक ताबीज पहनाया था। उन्होंने कहा था कि यह ताबीज उसे थोड़ी सुरक्षा देगा। दोपहर के करीब 3 बजे हम उस हवेली के पास पहुंचे। आज का दिन कल से अलग था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा तेज चल रही। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला हो। हम सब गाड़ियों से उतरे।
विक्रम को साधु जी ने संभाला हुआ था। हम धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़े। हवेली आज और भी डरावनी लग रही थी, जैसे वो हमारा इंतजार कर रही हो। हम मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। साधु जी ने अपने थैले से कुछ चीजें निकाली। धूप, अगरबत्ती, एक छोटा सा घंटा और कुछ पवित्र राख। उन्होंने दरवाजे के सामने एक छोटा सा हवन कुंड बनाया और उसमें धूप जलाई। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हम सब चुपचाप खड़े थे। विक्रम अब बेचैन होने लगा था। वो छटपटा रहा था। साधु जी के 2 साथियों ने उसे पकड़ रखा था। कुछ देर बाद साधु जी ने कहा कि अब हम अंदर जा सकते हैं। हम सब धीरे धीरे अंदर घुसे। हवेली के अंदर आज का माहौल और भी अजीब था। ठंडक थी, बहुत ज़्यादा ठंडक, जबकि बाहर गर्मी थी। साधु जी ने कहा कि हम सीधे तीसरी मंजिल पर जाएंगे, उस कमरे में जहां मीरा की आत्मा है। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। हवा में एक अजीब सी आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वही 3 कमरे थे। साधु जी सीधे उस कमरे की तरफ गए जिसका दरवाज़ा बंद था। उन्होंने दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था। साधु जी ने अपने साथियों से कहा कि वो मोमबत्तियां जलाए। कमरे में रोशनी हुई। यह वही कमरा था जहां विक्रम 3 महीने तक फंसा रहा था। साधु जी ने विक्रम को कमरे के बीच में बैठाया। फिर उन्होंने उसके चारों तरफ एक गोलाकार घेरा बनाया पवित्र राख से। उन्होंने हमें कहा कि हम सब कमरे के एक कोने में खड़े रहें और कुछ भी बोले नहीं। हम सब चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए। विक्रम के माँ बाप बहुत डरे हुए थे। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। साधु जी ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने घंटा बजाए, धूप जलाई। कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। कुछ मिनट बीत गए, कुछ नहीं हुआ। साधु जी लगातार मंत्र पढ़ते रहे और फिर अचानक कमरे का तापमान गिर गया। इतनी ठंड हो गई कि हमारी सांसें दिखने लगी। मोमबत्तियों की लौ कांपने लगी। हवा चलने लगी, लेकिन कोई खिड़की खुली नहीं थी। और फिर हमने सुना एक आवाज़, एक लड़की की आवाज़। कौन है यहाँ? मेरे घर में कौन आया है? आवाज़ हर तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दीवारों से निकल रही हो। साधु जी ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उन्होंने और जोर से पढ़ना शुरू किया और फिर हमने उसे देखा। कमरे के कोने में एक परछाई बनने लगी। धीरे धीरे वो परछाई एक आकार लेने लगी, एक लड़की का आकार। वो सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी, बाल खुले हुए थे, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध में छुपा हो। यह मीरा थी। वो धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ने लगी। साधु जी ने उसकी तरफ हाथ उठाया और कुछ मंत्र बोले। मीरा रुक गई। उसने साधु जी की तरफ देखा। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? उसकी आवाज़ में गुस्सा था। साधु जी ने शांत आवाज़ में कहा, मीरा, तुम्हारा क्रोध गलत है। तुमने जो किया वो गलत है। यह लड़का निर्दोष है, इसे छोड़ दो। मीरा ने जोर से चीखा, नहीं, यह मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। यह हमेशा मेरे साथ रहेगा। विक्रम अब कांपने लगा था। उसकी आंखें बंद थीं। साधु जी ने फिर कहा, मीरा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, यह सच है, लेकिन उसका बदला इन निर्दोष लोगों से लेना गलत है। तुम्हें मुक्ति चाहिए। तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। अगली दुनिया में तुम्हें शांति मिलेगी। नहीं, मीरा फिर चीखी, मुझे यहीं रहना है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो तेजी से विक्रम की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो उस राख के घेरे के पास आई, एक चमकीली रोशनी निकली और वो पीछे हट गई। साधु जी ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, इस बार और तेज और जोरदार। मीरा गुस्से में थी। वो चीख रही थी। कमरे में सब कुछ हिलने लगा। दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा।
मोमबत्तियां बुझने लगी। विक्रम की मां डर के मारे बेहोश हो गई। उसके पिताजी ने उसे संभाला। साधु जी ने अपने थैले से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें पवित्र जल था। उन्होंने वो जल मीरा की तरफ छिड़का। मीरा जोर से चीखी, मीरा, तुम्हें जाना होगा, यह तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारा समय इस दुनिया में खत्म हो चुका है। और फिर साधु जी ने एक बहुत शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनके दोनों साथी भी साथ में मंत्र पढ़ने लगे। कमरे में रोशनी तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज कमरे के अंदर आ गया हो। मीरा अब और कमजोर होती जा रही थी। उसकी आवाज़ धीमी पड़ने लगी। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे यही रहना है, साधु जी ने कहा। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया उन्हें क्षमा करो और खुद को भी क्षमा करो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। मीरा की आवाज़ अब बहुत धीमी हो गई थी। वो रो रही थी। मैं बहुत दुखी थी। मुझे किसी ने नहीं समझा। मैं बस प्यार चाहती थी। साधु जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मीरा बेटी, तुम्हें प्यार मिलेगा। अगली दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस क्रोध को छोड़ना होगा। तुम्हें जाना होगा। मीरा अब रोए जा रही थी। उसका आकार अब बहुत धुंधला हो गया था। मैं जाना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। साधु जी ने कहा, तो जाओ बेटी, जाओ और शांति पाओ। और फिर एक तेज रोशनी हुई, इतनी तेज कि हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। कुछ सेकंड बाद जब हमने आंखें खोली तो मीरा गायब थी। कमरे में अब सिर्फ हम लोग थे। कमरे का तापमान सामान्य हो गया था। हवा रुक गई थी। सब कुछ शांत था। विक्रम अब खाट पर गिर गया था। उसकी आंखें बंद थी। मैं तुरंत उसके पास गया, उसकी नब्ज चेक की। वो सांस ले रहा था। विक्रम, मैंने उसे हिलाया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और इस बार उसकी आंखें साफ थी। वो लाल नहीं थी। आदित्य, उसने धीमी आवाज में कहा। क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? मैंने उसे गले लगा लिया। आंसू मेरी आंखों से बहा निकले। तू ठीक है, तू सुरक्षित है। सब खत्म हो गया। विक्रम के माँ बाप भी रोने लगे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया। साधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह लड़का पूरी तरह से ठीक है। मीरा की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। हमने साधु जी के पैर छुए। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। हम सब जल्दी से उस हवेली से बाहर निकले। बाहर आकर ऐसा लगा जैसे हम एक बुरे सपने से जाग गए हों। आसमान साफ हो गया था। बादल गायब हो गए थे। सूरज चमक रहा था। हम सब गाड़ियों में बैठे और वापस शहर की तरफ चल पड़े। उसके बाद के दिन बहुत अच्छे रहे। विक्रम पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। वो फिर से वही पुराना विक्रम बन गया। उसे उस हवेली में बिताए हुए 3 महीनों की कोई याद नहीं थी। उसे बस इतना याद था कि वो वहाँ गया था और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया था। डॉक्टरों ने भी चेक किया और कहा कि अब विक्रम पूरी तरह से सामान्य है। हम दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए। हम साथ में घूमते थे, साथ में खाना खाते थे। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। लेकिन एक बात बदल गई थी। विक्रम अब पुरानी जगहों में नहीं जाता था। उसने फोटोग्राफी छोड़ दी थी। उसने कहा कि अब उसे नई चीज़ों में दिलचस्पी है। उस हवेली के बारे में हमने पुलिस को बताया। पुलिस ने उस हवेली को पूरी तरह से बंद करवा दिया। उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी। अब वहाँ कोई नहीं जा सकता था। कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि उस हवेली को तोड़ दिया गया है। सरकार ने वो ज़मीन ले ली और वहाँ एक स्कूल बनाने की योजना। मुझे बहुत राहत मिली यह सुनकर। अब वो जगह किसी और को नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी। साधु जी से हमारा संपर्क बना रहा। हम कभी कभी उनसे मिलने जाते थे। उन्होंने हमें बहुत सी बातें सिखाई। उन्होंने बताया कि इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता, लेकिन उनका मतलब
यह नहीं कि वो डरावनी है, बस हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है। आज जब मैं इस कहानी को सुनाता हूँ तो मुझे विक्रम की याद आती है, मेरा दोस्त जो एक भयानक अनुभव से गुजरा, लेकिन जो बच गया, जो वापस आया। और मुझे मीरा की भी याद आती है, एक लड़की जिसके साथ अन्याय हुआ, जिसने गलत रास्ता चुना, लेकिन आखिरकार जिसे मुक्ति मिली। इस कहानी से मैंने एक बात सीखी, क्रोध और नफरत हमें कभी शांति नहीं देते, वो हमें और दूसरों को सिर्फ तकलीफ देते हैं। असली शांति क्षमा में है, खुद को और दूसरों को माफ करने। विक्रम अब एक खुश जिंदगी जी रहा है, उसकी शादी हो गई है, एक बच्ची भी हुई है, वो एक अच्छी नौकरी करता है। और जब भी हम मिलते हैं हम उस दिन को याद करते हैं जिस दिन उसकी दूसरी जिंदगी शुरू हुई थी। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी, एक सच्ची कहानी, एक ऐसी कहानी जो मुझे हमेशा याद रहेगी। और अगर आपको कभी ऐसी किसी जगह पर जाने का मौका मिले जहाँ जाना मना है, जहाँ लोग नहीं जाते, तो कृपया मत जाइए। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, कुछ रहस्य खुलने नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो हम ढूंढते हैं वो हमें मिल तो जाता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। कहानी का अगला पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके अपनी राय ज़रूर साझा करें। आने वाले सभी एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर सभी अपडेट्स प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले रोमांचक भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ सागर और आप सुन रहे थे आधी रात कहानियाँ।